अंबानी जी की फैमिली आज एंटिलिया में रहती है, ये आपको पता होगा। ये लोकेटेड है ऑल्टमाउंट रोड पर, जो कि दुनिया का सबसे प्राइवेट रेसिडेंस होस्ट करता है अंबानी जी का। लेकिन इससे पहले ये इस वाली बिल्डिंग में रहते थे, जो कि मुंबई के कफ परेड इलाके के पास में थी। इस बिल्डिंग के अंदर अगर आपको कोई चीज बहुत ऑकवर्ड या और लग रही होगी तो वो है इसके ऊपर बना हुआ हेलीपैड। ऐसे लगता है कि पूरी बिल्डिंग तो बना दी और लास्ट मोमेंट पर सोचा कि ऊपर से एक हेलीपैड चिपका देते हैं। लेकिन ये हेलीपैड बहुत जरूरी था, क्योंकि अर्ली 2000s में इस हेलीपैड के ऊपर से ऑलमोस्ट रोजाना आपको हेलीकॉप्टर्स टेक ऑफ करते हुए नजर आते और ये शाम को वापस भी आ जाते। तो कहा जा रहे थे अंबानी जी की फैमिली के लोग हेलीपैड को यूज करते हुए तो ये जाते थे नवी मुंबई के अंदर DAKC में या धीरूभाई अंबानी नॉलेज पार्क के अंदर। ये रिलायंस का जो टेक वाला बिजनेस है और बाकी बिजनेस है ऑयल छोड़ के, उसका बिगेस्ट हेडक्वार्टर है। और इसकी कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है, जिसके बारे में कोई बात नहीं करता। रिसेंटली लोगों ने एक कंट्रोवर्सी काफी ज्यादा न्यूज में उछलते हुए देखी, जहां पर एक नई जमीन जो रिलायंस इंडस्ट्रीज ने एक्वायर की थी नवी मुंबई के पास में, उससे रिलेटेड इरेगुलरिटीज की बात की गई कि कैसे जमीन सस्ती खरीदी गई है। लेकिन ये इसी स्टोरी का एक प्री वर्जन है, जहां पर सिमिलर कंट्रोवर्सीज आज के रिलायंस के सबसे इंपॉर्टेंट HQ के ऊपर भी उठी थी। क्या है पूरी कहानी धीरूभाई अंबानी नॉलेज पार्क की, कैसे ये बना, कैसे इसने नवी मुंबई को ट्रांसफॉर्म किया और आज भी अंबानी जी यहाँ पर बैठ के काम कैसे करते हैं, सब चीजों के बारे में इस वीडियो में जानेंगे। तो शुरू करते हैं। दोस्तों ये समझना जरूरी है कि अंबानीज को नवी मुंबई के अंदर बहुत बड़ा पार्क बनाने की इच्छा क्यों हुई। देखो 1991 के पहले देश में लाइसेंस राज था, तो बहुत लिमिटेड इंडस्ट्रीज के अंदर लाइसेंस के साथ में ही डील किया जा सकता था। धीरूभाई अंबानी जो उस समय पर रिलायंस इंडस्ट्रीज को लीड करते थे और फाउंडर थे, वो टेक्सटाइल के अंदर, पेट्रोलियम वगैरह के अंदर तो काम करते थे। लेकिन उन्होंने ये रिकॉग्नाइज कर लिया था कि जैसे जैसे अभी देश के अंदर लिबरलाइजेशन आएगा और 1990s में जो एक IT भी बूम होना शुरू हुआ था, वो आगे जाकर टेक्नोलॉजी को एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बनाएगा उनके बिजनेस को। इसके लिए उन्होंने रैपिडली एक्सपेंशन शुरू किया टेलीकम्युनिकेशंस में भी, और इसके लिए वो एक स्टेट ऑफ द आर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करने वाला ऑफिस चाहते थे, या कहे तो उनका एक पूरा का पूरा एक छोटी सी सिटी वो चाहते थे, जहां पर न्यू एज इंडस्ट्रीज को होस्ट किया जा सके और पहले वाले जो फैक्ट्री डंजन टाइप्स चीजें थी वो यहाँ पर ना हो। इसके लिए उनको बहुत ही ज्यादा बड़ी जमीन की जरूरत थी, लेकिन ये जमीन मुंबई में मौजूद नहीं थी। देखो एक बात समझो, रिलायंस का जो तेल का बिजनेस है वो तो उनका कहीं ना कहीं पे जामनगर से पूरा ऑपरेट हो जाता है, जो अपने आप में एक बड़ा शहर नहीं है, और वहां पे जो है अपने कॉलोनीज के अंदर वो वर्कफोर्स को रख सकते हैं, क्योंकि उनका भी वहां पर अपना शहर है। सिमिलरली टेक्सटाइल बिजनेस जो था उसकी फैक्ट्रीज भी दूर हो सकती है, लेकिन टेक बिजनेस के लिए आपको हाईली स्किल्ड लोग चाहिए जो कि शहरों में ही रहना चाहेंगे, और आपको जो है वहां पे उनको वैसा इंफ्रा भी प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो मुंबई में ऐसी बड़ी स्पेस कहीं पर भी उस समय अवेलेबल नहीं थी। लेकिन मुंबई के ही पास में नवी मुंबई तब ग्रो हो रहा था। अर्ली 2000s में यहाँ पर नजर पड़ती है रिलायंस की, और जमीन को अक्वायर यहाँ पे वो करने की कोशिश करते हैं कोपर खैर ने इस रीजन के पास। देखो नवी मुंबई जो था ये 1970s में प्लान किया गया था, लेकिन कई सारे पॉलिटिक्स के चलते जो मेन काम था नवी मुंबई का, जहाँ पे कमर्शियल और गवर्नमेंट ऑफिस को शिफ्ट करना था, वो हो नहीं पा था, और नवी मुंबई कहीं ना कहीं पर एक रेसिडेंशियल इलाका बनते जा रहा था। इसके वजह से कंजेशन वाले मुंबई के प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहे थे। साथ साथ 70s से लेके 2000s तक जिस स्पीड से नवी मुंबई ग्रो होना चाहिए था उस स्पीड से नहीं हो पा रहा था। लेकिन फिर जब अंबानी जी जब यहाँ पर 132 एकर्स ऑफ लैंड खरीदने आए, वो भी ऑफिस स्पेस बनाने के लिए, तो सिडको बॉडी जो नवी मुंबई को डेवलप कर रही थी उनके लिए भी एक बहुत अच्छी न्यूज थी। देखो कोपर खैरने उस समय पर नवी मुंबई का एक काफी अंडर यूटिलाइज जोन था। घनसोली जो कोपर खैरने के पास में था, वो तो इंडस्ट्रियली थोड़ा बहुत ग्रो कर रहा था, लेकिन मेन नवी मुंबई की जो ग्रोथ आ भी रही थी वो वाशी या CBD बेलापुर जैसे इलाकों में थी, क्योंकि वहां पर आर्टिफिशियली चीजों को बनाया गया था सिडको के द्वारा। कोपर खैरने के अंदर खाली जमीनें काफी थी और कोई आना नहीं चाहता था, और इसके वजह से यहाँ पे सिडको ने इनको जमीन देने के लिए अग्री किया। लेकिन जो ये 132 एकड़ की जमीन थी, इसको सिर्फ 30 to 40 रुपीज पर स्क्वायर फीट के प्राइस पे दिया गया, जबकि ये कहा गया था कि वंस डेवलप यहाँ पे 200 से 300 रुपए पर स्क्वायर फीट का प्राइस अट्रैक्ट किया जा सकता है। यहाँ पे इसकी वजह से बहुत ज्यादा इश्यूज खड़े हुए न्यूज में। लोगों ने यहाँ पर इस चीज को एक काइंड ऑफ गलत ट्रांजैक्शन कहा, जहाँ पे बोला गया कि ये जो है पॉलिटिकल
फेवरेटिज्म वगैरह के चक्कर में दिया जा रहा है, जैसे अभी रिसेंटली जो डील हुई लैंड की उस हिसाब से। लेकिन एक बात समझना ये भी जरूरी है कि अभी वाले डील के कंपैरिजन में ही यहाँ पे ऐसी जमीन एक्वायर की जा रही थी जहाँ पर अभी कोई डेवलपमेंट पोटेंशियल है नहीं। देखो, कोई जमीन अगर डेवलप हो जाती है तो ऑब्वियसली वहां पे रेट्स बहुत ज्यादा जंप होंगे, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पे जब डेवलपमेंट है नहीं तभी आप फ्यूचर रेट्स जो है अभी डिमांड करो। एट द सेम टाइम बहुत ही लिमिटेड कंपनीज एंड इंडिविजुअल्स होते हैं जिनके पास में हंड्रेड्स ऑफ एकड़ सिग्निफिकेंटली वर्ल्ड क्लास स्टैंडर्ड के साथ में डेवलप करने का पोटेंशियल होता है, और इसीलिए कोई रेट 200-300 रुपए का मिलेगा फ्यूचर में ये कहते हुए अगर अभी उसको चार्ज करे जबकि अब वहां पे कुछ नहीं है, तो अगर प्रैक्टिकली देखे तो 30 से 40 रुपए पर स्क्वायर फीट का रेट जो है वो रीजनेबल था, सिमिलर टू टुडेज डील। क्योंकि फिर ये वही इशू बन जाता है जैसे कुछ महीनों पहले गुड़गांव के अंदर कई सारे जो लोहा के नेटिव गांव वाले थे उन्होंने काफी प्रोटेस्ट किया ये कहते हुए कि हमसे तो जमीन सस्ते में ले ली, लेकिन अब देखो 30 साल बाद में यहाँ के रेट कहाँ के कहाँ पहुंच गए, तो अब हमें करंट रेट्स के साथ कॉम्पेंसेट करो। तो यहाँ पे ये चक्कर हुए, लेकिन ऑब्वियसली सब चीजों को पास करते हुए रिलायंस इंडस्ट्रीज ने यहाँ पे लीगली लैंड एक्वायर किया। 2002 तक ये प्रोसेस चली, मार्केट प्राइस कंपैरिजन वगैरह जो है वो कंडक्ट करके जो है चीजें चेक की, लेकिन फिर भी जो है उनको यहाँ पे जमीन मिलने के बाद इन्होंने काम शुरू किया यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का। देखो, रिलायंस का जो कॉर्पोरेट पार्क था ये DAKC वाला, ये जब बनना शुरू हुआ तभी धीरूभाई अंबानी जी की डेथ होती है, जिसके बाद में आप सबको पता होगा कि रिलायंस के अंदर डिविजन होता है वगैरह वगैरह। तो यहाँ पर ये जो कॉर्पोरेट पार्क था इसके अंदर भी दो चीजें होती है। पहली बात ये कि इसका नाम धीरूभाई अंबानी जी के मेमोरी के अंदर धीरूभाई अंबानी नॉलेज पार्क रखा जाता है, इससे पहले ये नाम नहीं था, और बाद में काइंड ऑफ जो इंफ्रा बन रहा था वो भी थोड़ा थोड़ा स्प्लिट होता है दोनों कंपनीज के हिसाब से। यहाँ पर हाई टेक ऑफिस बिल्डिंग्स को इनिशियली कंस्ट्रक्ट किया जाता है, और सबसे मेनली यहाँ पर रिलायंस टेलीकॉम जो था उसके हिसाब से टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाता है, डेटा सेंटर्स बनाए जाते हैं, और ऑब्वियसली जो लोग आएंगे उनके लिए भी कई सारी फैसिलिटीज बनाई जाती है। क्योंकि रिलायंस के पास में जमीन का पार्सल बहुत बड़ा था तो उन्होंने यहाँ पर ऑफिसेस के अलग अलग विंग्स बनाए, कहीं पे कोई पर्टिकुलर डिपार्टमेंट सेपरेटेड तो कहीं पे कुछ और। लेकिन दूसरी चीजें जो जनरली आपको ऑफिस पार्क्स में देखने नहीं मिलती वो यहाँ पर बनाई गई, जैसे कि क्रिकेट ग्राउंड, फुटबॉल ग्राउंड, टेनिस कोर्ट्स यहाँ पे बनाए गए। इनफैक्ट यहाँ पे एक पूरा का पूरा रनवे और मल्टीपल हेलीपैड्स बनाए गए जो एक टाइम तक एक्टिवली इस्तेमाल होते थे। एक आर्टिफिशियल लेक विद फाउंटेन्स यहाँ पर बनाया गया, और ऑब्वियसली यहाँ पे व्हीकल पार्किंग भी बहुत ज्यादा थी। एक राधा कृष्ण मंदिर बना, और यहाँ पे एक छोटा हॉस्पिटल या कहे तो मेडिकल कैंप भी बना जहाँ पर रिलायंस के एम्प्लॉइज जो है वो ट्रीट किए जा सकेंगे, और इसके अलावा ऑडिटोरियम भी बना। आप सबको वनतारा के बारे में पता होगा जो आकाश अंबानी जी का रेस्क्यू सेंटर है वाइल्ड लाइफ के लिए, इसका पहला वर्जन जो है वो भी इसी पार्क में मिला, और इनफैक्ट आज भी जो है वनतारा यहाँ पे मौजूद है। इनफैक्ट वनतारा का अपना हेलीपैड भी है DAKC के अंदर। और ओवर द 2000s रिलायंस ने जैसी जैसी उनकी कंपनीज बढ़ी, जैसे जैसे कंपनी एक्सपांड हुई, वैसे वैसे अपने IT पार्क्स को भी बढ़ाना शुरू किया। इन्होंने IT टावर्स बनाए जहाँ पर रिलायंस के अंदर होने के बावजूद IBM, एक्सेंचर, ह्यूलेट पैकर्ड जैसी कंपनीज को इन्होंने होस्ट किया। इसके अलावा ट्विन टावर्स बने जो नवी मुंबई के वन ऑफ द टॉलेस्ट ऑफिस टावर्स बनते हैं, और आज भी मुंबई के अंदर ऑफिस स्पेस के साइज के हिसाब से वन ऑफ द बिगेस्ट टावर्स है। इसके अलावा धीरे धीरे जब रिलायंस में स्प्लिट हुआ, टेलीकम्युनिकेशंस कहीं और चली गई, अनिल अंबानी जी कंपनी सेपरेट हुई, तो धीरे धीरे आज का जो रिलायंस है उसकी तरफ में आया, और फिर एक मेजर चेंज आता है इस कॉर्पोरेट पार्क के अंदर जियो के लॉन्च के बाद। दोस्तों, अगर आपने कभी IIT के टेक फेस्ट अटेंड किए होंगे 2011, 12, 13 के दौरान, तो आपने यहाँ पे एक अनोखी चीज एक साल ऑब्जर्व की होगी जहाँ पर जियो ब्रांडेड आपको पूरा का पूरा कैंपस नजर आ रहा होगा। रिलायंस जियो उस समय पे ऑफिशियली लॉन्च नहीं हुआ था, लेकिन वो टेक फेस्ट में वाईफाई प्रोवाइड करा रहे थे। ये इसलिए क्योंकि जब स्प्लिट हुआ था रिलायंस का तब एक अग्रीमेंट साइन किया गया था कि अनिल अंबानी जी के कंपनीज के साथ में मुकेश अंबानी जी कंपीट नहीं करेंगे। लेकिन जो ये धीरूभाई अंबानी नॉलेज पार्क था और ये ऐसे कुछ कुछ छोटे वेन्यूज थे, ये ऐसी जगह थी जहाँ पे पब्लिकली ये नेटवर्क लॉन्च नहीं हो रहा था। तो जियो की जो टेक्नोलॉजी थी वॉइस ओवर LTE की, ओनली वॉइस कैपेबिलिटी न होने की, GSM से आगे वाली टेक्नोलॉजी की, इसकी पूरी टेस्टिंग, डेवलपमेंट और इनिशियल डिप्लॉयमेंट और प्रोटोटाइप टेस्टिंग ये सब धीरूभाई अंबानी नॉलेज पार्क के अंदर हुआ। इनफैक्ट जियो के लॉन्च के कुछ साल पहले तक DAKC के अंदर कई रिलायंस एम्प्लॉइज जियो का नेटवर्क एक्सेस कर पा रहे थे, और आज यहीं पर जियो का हेडक्वार्टर भी मौजूद है जो कि ऑब्वियसली बहुत बड़ा है, और कहीं तो सबसे बड़ी बिल्डिंग बनती है फ्लोर स्पेस के हिसाब से आज DAKC के अंदर। लेकिन नवी
मुंबई को इसने किस तरीके से इफेक्ट किया। दोस्तों आज मुंबई का अगर हम साइड में नवी मुंबई का इलाका देखें नॉर्दर्न साइड पे, तो ये जाना जाता है अपनी कमर्शियल एक्टिविटी के लिए। यहाँ पर बीपीओ और दूसरी कई टेक इंडस्ट्रीज का बहुत बड़ा सिग्निफिकेंट ऑफिस आपको देखने मिलता है, जो कि आपको मेजरली इसीलिए नजर आता है क्योंकि डीए किसी ने हिम्मत करके इस बंजीर जमीन पे एक अच्छा क्राउड लेकर आए वो काम करने के लिए। इसके बाद में डेवलप हुआ माइंड स्पेस, जहाँ पर मल्टीपल आईटी कंपनीज ने अपने ऑफिस डाले, मल्टीपल बीपीओ कंपनी चलती है, थाउजेंड्स ऑफ लोगों को काम मिलते हैं। इसके बाद में घनसोली में भी मिलेनियम बिजनेस पार्क बना, जहाँ पर आज हजारों लोग काम करते हैं। और इसी तरीके से डीएकेसी के वजह से नॉर्दर्न नवी मुंबई का डेवलपमेंट हुआ। आज अगर देखें तो नवी मुंबई के कई इलाकों से ज्यादा महंगा फ्लैट्स वगैरह जो है आपको घनसोली कोपर खरीदने रीजन्स में देखने मिलता है, और डीएकेसी का इसके वजह से सिग्निफिकेंट रोल रहा है। डीएकेसी के अंदर कार्बन फुटप्रिंट को मिनिमम रखा जाए, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, पेस्ट मैनेजमेंट सर्विसेज, इन चीजों को भी स्टैंडर्डाइज किया गया, जो उस जमाने में आईटी पार्क्स के लिए बहुत ज्यादा एक्सप्लोर टॉपिक्स नहीं थे। कुछ और इंटरेस्टिंग चीजें आपको मैं बता देता हूँ। ये जो रिलायंस के कॉर्पोरेट पार्क के अंदर एक स्टेडियम जैसा बनाया गया है, जो कि डिसेंट है। यहाँ पर मुंबई इंडियंस की जो आईपीएल टीम है वो भी कभी कभी प्रैक्टिस करती है। वैसे तो जो अंबानी जी है वो ओवरऑल द वर्ल्ड ट्रैवल करते रहते हैं अपने बिजनेस रिलेटेड, लेकिन मुंबई के अंदर जब इनको काम करना होता है तो इनका एक मेजर ऑफिस डीएकेसी के अंदर है, जहाँ पर वो सिग्निफिकेंट टाइम अपना स्पेंड करते हैं। कई वीआईपी डेलीगेट्स जब भारत आते हैं और उनको कंपनी के साथ में डील करना होता है रिलायंस जैसे, तो डीएकेसी के अंदर उनका आना जाना होता है, और आपको इसीलिए स्पॉटिंग्स इस पार्क के बाहर देखने को मिलती है। तो ये थी कहानी हमारे देश के सबसे बड़े कंपनी के वन ऑफ द बिगेस्ट ऑफिस कॉम्प्लेक्सेस की, जो था डीएकेसी। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना हमारे चैनल को। मिलेंगे अगली वीडियो में।